So the new topic is effect of temperature on rate of reaction. और जैसे आपके बुक में लिखा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन. सो जैसा कि हमने पहले ये चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बराबर. जनरली ये होता है. हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर गर्म दूध है उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व की जाए तो ठंडे दूध के मुकाबले गर्म दूध वाली जो शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, बराबर. तो ये है रिएक्शन, बराबर ना. या कोई भी चीज़ जो आप खाना बनाते हो, चाय बनाते हो, जिसको हीट चाहिए, बराबर, वो विदाउट हीट अगर गर्म किए बगैर आप रखो तो कितनी देर में बनेगा. आप सोचो तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बराबर ना. सो टेम्परेचर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. सो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब अफेक्ट करता है, बराबर है. लेकिन जनरली हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर जो होता है, बराबर, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करता है. लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि रिएक्शन कौन सी है. रिएक्शन देखें थर्मोडायनेमिकली अगर देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब जिसको हीट चाहिए और एक्सोथर्मिक मतलब कि जो हीट रिलीज करे, बराबर. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो जिसको हीट चाहिए, जो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ हीट टू प्रोसीड, तो उसके टाइम में क्या होता है, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल. लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए ऐसा नहीं रहेगा. तो उसके लिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो काम में आएगा या दैट विल बी बेनिफिशियल, बराबर ना. लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि N2O5 है, उसका अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो डिकम्पोजिशन N2O5 का जो है अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे करते हो, बराबर, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट तक लगता है. आपकी बुक में जो लिखा है वो 12 मिनट. अगर ये टेम्परेचर आप हाफ कर देते हो तो ये हो जाता है 5 आवर्स, बराबर. लेकिन अगर आप 0 डिग्री कर देते हो तो वो हो जाता है 10 मिनट्स. सो टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है, बराबर. और इसके ऊपर से आपको देखिए दूसरा भी एक एग्जांपल दिया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट है और ऑक्सैलिक एसिड को मिक्स करो, धीरे धीरे रिएक्शन होगी, तो कुछ और बनेगा. तो KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका वो कलर है वायलेट कलर, दैट विल डिसअपीयर. लेकिन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बराबर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन द रेट ऑफ डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 इंक्रीजेस, मतलब कि फास्टली कलर को डिकम्पोज डिसअपीयर करेगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट करता है. इसके लिए एक इक्वेशन है जो वान हॉफ ने दिया था, लेकिन उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन हमको दिया आर्हेनियस ने, इसलिए उसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं. आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो रेट कांस्टेंट जो है उसके लिए रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू A, बराबर. यहाँ पे A जो है वो है आर्हेनियस कांस्टेंट, या तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर या तो उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, बराबर, इनटू माइनस स्मॉल ई रेस टू माइनस EA अपॉन 30. यहाँ पे स्मॉल ई जो है वो है आपका जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस. EA ये पूरा सिंबल है EA, वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या तो उसको एक्टिवेशनल एनर्जी भी कहते हैं. R इज गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर जो है T उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये याद रखिए, स्मॉल सिंपल टेम्परेचर नहीं रखना है, वो स्मॉल T होता है कि जो सेल्सियस में होता है. ये आपका केल्विन वाला टेम्परेचर है कि जिसमें सेल्सियस वाला जो होता है उसमें 273 ऐड होके आता है, एंड दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, तो यहाँ पे EA जो होता है, बराबर, कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जो है वो जूल पर मोल में होती है. तो R की वैल्यू भी ऐसी लेनी है कि जो जूल पर मोल में रहेगी, बराबर ना. अब ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे आपकी बुक में देखिए एक एग्जांपल दिया है कि H2 और I2 है, ये दोनों में से अगर HI बनता है
या तो आप उसका उल्टा भी ले सकते हो, क्योंकि HI जो है उसके टुकड़े होके H2 और अगर आपको I2 मिल रहा है, तो ये लोग मतलब एक पूरी रिएक्शन है। मान लो कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स है, बराबर ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के बीच में तो बॉन्ड होगा ही होगा, आयोडीन और आयोडीन। अब इसमें से ये कब बनेगा, जब ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो जो पुराना जो बॉन्ड है वो टूटने की कगार पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है न्यू फॉर्मिंग बॉन्ड, न्यू बॉन्ड, और ये जो है वो ब्रेकिंग बॉन्ड, मतलब कि जो कोल्ड आपका बॉन्ड था कि जो टूटने वाला है। सो ये जो दोनों प्रोसेसेस है कि बॉन्ड का बनना और टूटना ये साइमल्टेनियसली होगा। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यूँ दिखेगा, बराबर है। और फिर यहाँ से बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड बनेंगे, तो आपको मिलेगा HI प्लस HI, मतलब टू HI। क्या होगा? 2HI। तो ये जो बीच में जो बनता है इसको हम कहते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के जो अनस्टेबल होता है, बराबर ना, और वो जैसे ही बनेगा वैसे ही एनर्जी के हिसाब से तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो है तो भाई रिएक्टेंट में से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बराबर, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर। तो ये जो होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जरूरी एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से आपको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट, बराबर ना। सो EA और RT, यहाँ पे ये जो है चीज़ पूरी, तो -EA अपॉन RT, ये क्या है कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन होने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, बराबर, उसका मोल फ्रैक्शन जो कि कितने मोल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो वो है कि जिनके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए उतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, वो उसको दर्शाता है। मतलब आपके बुक में भी लिखा था E-EA अपॉन RT इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल दैट कंसिस्टिंग या तो पोजेसिंग रिक्वायर्ड एनर्जी, बराबर ना। सो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो K इक्वल्स टू A इंटू -EA अपॉन RT, बराबर ना। सो EA अपॉन RT जो है उसके ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी R इज ग्लास कांस्टेंट एंड T जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो उसके हिसाब से अगर आपने जो एग्जांपल लिया H2I2 और HI का, उसके हिसाब से अगर काइनेटिक एनर्जी जो होती है और उसके सामने रिएक्शन जो होता है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, रिएक्शन जो होती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर से भी बना सकते हैं, बराबर ना। सो हमें जो ग्राफ मिलेगा कि भी चलिए मान लीजिए ये आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अलग अलग होती है, बराबर ना। और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने भी यही कहा था, जो आगे मैं बात करूंगा, बराबर। सो जो रिएक्शन होती है, मान लो कि यहाँ से आपने, हमारी रिएक्शन क्या थी, क्योंकि H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। सो यहाँ से अगर रिएक्शन चालू हो रही है, बराबर ना, तो यूं अगर हमको ग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कभी आपके रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 2HI। लेकिन रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के पहले वो क्या बनाएगा, मतलब कि बीच में एक इंटरमीडिएट बनाएगा एंड दैट इंटरमीडिएट विल बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो वो हमको यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
बराबर। सो एच आई प्लस एच आई हमको मिलेगा और 2HI। सो यहाँ से ये जो हमको मिल रहा है ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बराबर ना, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे जो एनर्जी है वो और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी, बराबर, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो जल्दी बनेगा तो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होगा, बराबर ना। अब देखिए यहाँ पे कि दूसरी चीज़ ये होती है, अब यहाँ से ये जो हमको को मिल रहा है कि भी ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस होता है डेल्टा एच का, बराबर। यहाँ से हमको ये भी कभी कभी क्या होता है कि ये ग्राफ यूँ से जाके यूँ भी रहेगा, मतलब अगर ऐसे ग्राफ जा रहा है ऐसे, तो ये और ये डिफरेंस भी हमको डेल्टा एच ही मिलेगा, बराबर ना। अगर ऐसा तो सो अगर ये ज़्यादा है, बराबर ना, सो इसकी और इसकी यहाँ से ये जो रहेगा वो रहेगी आपकी, मान लो कि प्रोडक्ट के लिए जो डेल्टा ई एक्टिवेशन एनर्जी उसको हम ई ए डैश भी कह सकते हैं। तो दो एनर्जियों का जो डिफरेंस है दैट विल बी डेल्टा एच, मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी और डिफरेंस इन एंथैल्पी। ये जो यहाँ से हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच होता है, अगर इसकी वैल्यू हमको नेगेटिव मिलती है तो ये प्रिडिक्शन होगा कि भाई रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, बराबर, जो आपको पता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि डेल्टा एच अगर माइनस है, नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, बराबर। ये भी हमको थर्मोडायनेमिक ने पढ़ाया है, बराबर। और अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो यही ग्राफ के ऊपर से आप ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आइदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बराबर ना। दूसरी बात, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इसके ऊपर से फ्रैक्शन निकाला, बराबर ना, कि मोल फ्रैक्शन और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ बनाया कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स है, कितने मोल इतने हैं यहाँ पर, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, ज़्यादा की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, बराबर। उसके ऊपर से भी उन्होंने ग्राफ बनाया। और ग्राफ कैसे बनाया कि पहले एक जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पे, और फिर वही रिएक्शन 10 डिग्री बढ़ा के किया। ये देखिए आपकी थ्योरी जो है उसकी शुरुआत में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर आप 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन का जो रेट है, बराबर ना, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल होने के मतलब हो जाता है। रेट कांस्टेंट जो भी है वो भी डबल ऑलमोस्ट हो जाए, 1.8 टाइम्स तक तो मैंने खुद मेज़र किया होगा, बराबर ना, जब हम लेबोरेटरी में काम करते थे। सो ये 10 डिग्री से ये भी होता है। सो बोल्ट्जमैन ने भी एक ग्राफ नॉर्मल फिर 10 डिग्री बढ़ा के वही रिएक्शन फिर से, और फिर जो दो ग्राफ मिले उसको उन्होंने आपको इंटरप्रेट करके दिखाया हुआ है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन या तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, बराबर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, बराबर। काइनेटिक एनर्जी कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन को होने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, एक दूसरे से कैसे कोलाइड करते हैं, तो उसी को हम फिर कभी कभी थ्रेशोल्ड एनर्जी का भी नाम दिया जाता है, बराबर ना। सो वो भी रहता है। तो ये जो है वो ग्राफ हमको कैसे मिलेगा, सो बराबर। सो ये पीक जो हमें मिलती है यहाँ पे ये होती है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और कभी कभी उसको स्पीड भी लिखते हैं, बराबर ना। ये कौन सा है कि टेम्परेचर T पे, बराबर ना, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये कहा, बराबर। और फिर क्या कि भाई ये जो है काइनेटिक एनर्जी और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है,
तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, ज़्यादा है, वो ये यहाँ पे दिखाता है, ये एरिया, बराबर ना। सो वो एरिया यहाँ पे आपको दिखाएगा। और दूसरा जो है, क्योंकि ग्राफ जो है वो बना रहा है कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया जाए, लेकिन कैलकुलेट क्या है, एन ई बाई एन टी। यहाँ पे एन ई क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग एनर्जी ई और नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, तो उससे भी आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये फ्रैक्शन की ही बात है। अगर आप 10 डिग्री बढ़ा देते हो तो यही ग्राफ फिर आपको यूं करके यूं मिलेगा। सो ये जो कोर्स है, ग्राफ जो है वो ब्रॉडन आउट होगा, बराबर। लेकिन इसके मुकाबले ये जो है, ये एरिया मतलब थोड़ा बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाता है। मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो हाई हो गए। दोनों तरफ अगर आप ग्राफ के देखते हो तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बराबर ना, फिर डिक्रीज हो रही है, बराबर। मतलब कि दोनों तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, बराबर। लेकिन अगर ये T डिग्री सेल्सियस पे है तो ये कौन सा होगा, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे ब्रॉडन आउट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, बराबर, हुज काइनेटिक एनर्जी इज हाई, बराबर, इंक्रीजेस, एंड दैट इज व्हाई द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिकॉज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो जल्दी बनेगा, बराबर ना। और उसके ऊपर से आपको ये भी दूसरा कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो भी बढ़ जाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको वो भी दिखाया होगा, बराबर ना। सो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है कि रिएक्शन जो है वो होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, बराबर ना। सो इसके बाद में जो आपका ये फॉर्मूला है उसको हम लेते हैं कि आरएनएस इक्वेशन का आगे यूटिलाइजेशन क्या है। सो आरएनएस इक्वेशन के इक्वल्स टू ए इंटू ई अपॉन माइनस ई अपॉन आर टी, k equals to k is rate constant, a is Arrhenius equation, small e raised to minus e a upon r t, बराबर है। ये जो इक्वेशन है ये हमको यहाँ पे e जो है मोल फ्रैक्शन दिखाएगा, k रेट कांस्टेंट वो कितना इंक्रीज हो रहा है विद टेम्परेचर ये दिखाएगा। अगर इसका हम लॉगरिथम लेते हैं सो ln k इक्वल्स टू ln k इनटू, अब ln जो होता है उसका बेस e होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर और टी, बराबर। अब देखिए इसमें कि ये जो इक्वेशन है इसको हम देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ये एम एक्स हो जाता है और ये सी, कैसे, ये टी को मैं निकाल रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/t, बराबर ना। अब y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो उसका ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो कैसे, तो y क्या होगा हमारा ln के और x क्या हो जाएगा 1/t, तो प्लॉटिंग ग्राफ, बराबर ऑफ ln k अगेंस्ट 1/t, सो ln k 1/t, बराबर, बीच में क्या है माइनस, तो ग्राफ कैसे मिलेगा यूं, बराबर। ये जो हमको मिलेगा यहाँ पे इंटरसेप्ट, तो वो क्या होगा ln k, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा स्लोप, सो स्लोप विल बी माइनस ई ए अपॉन आर। अगर आप लॉग में कन्वर्ट करते हो तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर भी आप लिख सकते हो, बराबर ना। अब है कि भाई T है और T2 है, मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है, दूसरा 10 डिग्री हमने बढ़ाया, बराबर ना। सो अगर T1 टेम्परेचर है तो तब जो हमको रेट कांस्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, तो K1 होगा, और टेम्परेचर अगर T2 है तो रेट कांस्टेंट हमको क्या मिलेगा, K2 मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा कि देखिए ln K1 इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन ln a माइनस ई ए अपॉन आर T1, बराबर ln K2 ln a माइनस
ई अपॉन आर टी टू, बराबर। अब सेकंड नंबर के इक्वेशन में से फर्स्ट नंबर का इक्वेशन डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन वन, तो क्या मिलेगा? तो ln k2 माइनस ln k1, बराबर। ln a कट हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे क्या रहेगा? सो देखिए ये आएगा पहले तो माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, सो ई ए अपॉन आर टी वन, बराबर हो जाएगा प्लस। ये प्लस वाला जो है वो हम आगे भी ला सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, बराबर। और यहाँ पे लॉग है और माइनस का रिलेशन है, तो ln k2 बाय k1, बराबर। अब देखिए इसमें ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर, सो ई ए अपॉन आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, बराबर, इक्वल्स टू ln k2 बाई k1। अब ln को 10 बेस लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या, हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2.303 लॉग k2 बाई k1। तो लॉग k2 बाई k1 क्या होगा? इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये जो है वो आपका फॉर्मूला, जिसके ऊपर से आप दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर एक का रेट कांस्टेंट आपको पता है तो दूसरे का फाइंड कर सकते हो, ई ए जो है वो पता है तो वो फाइंड कर सकते हो। ये अगर फॉर्मूला आप देखते हो कि आपको ग्राफ या किसी और डेटा के ऊपर से आर्हेनियस इक्वेशन या सॉरी कांस्टेंट जो होता है, या जिसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, फ्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, आरएनएस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, तो वो एज की जो वैल्यू है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर ना। सो इसके साथ ये जो थ्योरी है ये यहाँ पे खत्म होती है, बराबर ना। थैंक यू।